अब हम बात करते हैं दर्शन कोण, विजुअल एंगल। तो कोई वस्तु हमारी आंख पर जितना कोण बनाती है वो उस वस्तु का दर्शन कोण कहलाता है। वह आप कहेंगे सर इस दर्शन कोण का क्या महत्व है, इसको क्यों बताने जा रहे हैं? आपको मैं चित्र बनाकर भी समझाऊंगा कि जिस वस्तु का दर्शन कोण हमारे आंख के लेंस पर अधिक बनेगा वो वस्तु अधिक बड़ी दिखाई देगी, और जिसका दर्शन कोण छोटा बनेगा वो वस्तु हमें सूक्ष्म वस्तु के रूप में दिखाई देगी। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी वस्तु को हमें बड़ा देखना है तो उसका दर्शन कोण बढ़ाना होगा। अब मैं पहले एक चित्र बना देता हूं, फिर आपके समझ में अच्छी तरह से आएगा। देखिए जैसे ये हमारा नेत्र लेंस है, ठीक है, ये हमारे पूरे खोपड़ी की स्थिति है भाई। आकार में बहुत बड़ा बना रहा हूं जिससे आपके समझ में आ जाए। अब ये नेत्र लेंस हुआ भाई, ये नेत्र लेंस है, ये जो हमारा है, ठीक है, और ये नेत्र लेंस का मुख्य अक्ष हुआ, और ये हमारा रेटिना है भाई, ये रेटिना है। देखिए ये कोई वस्तु ए बी है। अब इसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर कैसे बन रहा होगा, इसके लिए देखिए मैं अब इसका मध्य बिंदु भी खींच दे देता हूं। और ये भाई आंख का जो लेंस है वो एक उत्तल लेंस है, और ये इसका मान लेता हूं मैं प्रकाश केंद्र है। तो देखिए इससे कोई चलने वाली प्रकाश किरण है और वो हमारे प्रकाश केंद्र से होती हुई इस तरह से पहुंच रही है। इसका मतलब इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, ये रेटिना को अगर मैं सी नाम दे दूं तो सी डी प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। अब और इस समय जो कोण बन रहा है एल्फा, तो ये वस्तु का हमारे नेत्र लेंस पर बना हुआ कोण है, इसलिए एल्फा क्या कहलाएगा, दर्शन कोण। अब थोड़ा सा विजुलाइज कीजिए, मैं इस वस्तु को आंख के समीप ला रहा हूं, अर्थात नेत्र लेंस के समीप ला रहा हूं, और इसको उठा के यहां रख देता हूं, बिल्कुल इतनी ही बराबर पर। देखिए ये डॉट डॉट करके, और ये जो नई पोजीशन है उसको मैं नाम दे देता हूं ए डैश बी डैश। वस्तु वही है, सेम आकार की। अब देखिए, तो अब इसका प्रतिबिंब बनाइए, उसी तरह से एक किरण प्रकाश केंद्र से होकर ले जाइए, ये गई भाई, इस तरह से गई। और इस समय जो अब देखिए जो पहले एल्फा कोण बन रहा था दर्शन कोण, अब ये कोण यहां से यहां तक बनेगा बीटा। इसका मतलब इस बार जो दर्शन कोण बन रहा है, अर्थात वस्तु का नेत्र पर बना हुआ कोण दर्शन कोण कहलाता है, ये पहले से बड़ा है, अर्थात बीटा इज ग्रेटर देन एल्फा। तो देखिए वस्तु का प्रतिबिंब भी क्या प्राप्त हो रहा है, सी डी डैश। प्रारंभ में जब एल्फा कोण था तो प्रतिबिंब कितना था, सी डी। अब कितना प्राप्त हो रहा है, सी डी डैश। इसको थोड़ा सा ऐसा बना लेते हैं, तो सी डी डैश, ये यहां तक, तो सी डी डैश। अब आप देख ही रहे हैं प्रतिबिंब बढ़ा है। इसका मतलब अगर किसी वस्तु को नेत्र लेंस के पास लाया जाए तो उसका दर्शन कोण बढ़ जाता है, और दर्शन कोण बढ़ने पर वो वस्तु भी नेत्र लेंस से बड़ी दिखाई देती है। इसका मतलब किसी भी वस्तु को अगर हमें आवर्धित रूप में या बड़े रूप में देखना है तो उस वस्तु को आंख के समीप ले आइए, दर्शन कोण बढ़ने के कारण उसका आकार भी बढ़ जाएगा। लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है, एक सीमा से अधिक हम वस्तु को आंख के समीप नहीं ला सकते, इसलिए फिर क्या करें। अब एक और उदाहरण लेता हूं। अब आप सोचिए, चंद्रमा, हमने बहुत पढ़ा है कि चंद्रमा का आकार इतना बड़ा है, सूर्य का आकार इतना बड़ा है, लेकिन हमें वो इतने दिखाई देते हैं ना, बहुत छोटे दिखाई देते। क्यों? क्योंकि वो इतनी दूर हैं, और अधिक दूरी होने के कारण नेत्र लेंस पर उनका जो दर्शन कोण बनता है वो छोटा बनता है। अब चंद्रमा को तो पकड़ के आपकी आंख के समीप लाया नहीं जा सकता, अर्थात उसका दर्शन कोण जब तक बढ़ेगा नहीं, वो हमें दूर की वस्तु है इसलिए बड़ा भी नहीं दिखाई देगा। तो क्या करें भाई, दूरबीन का या जो आप खगोलीय दूरदर्शी, इसी में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, उसका सिद्धांत ही यही है कि वो क्या करते हैं, उनमें चंद्रमा का एक प्रतिबिंब बनाया जाएगा और प्रतिबिंब को हमारी आंख के समीप लाया जाएगा। तो देखिए जैसे ही उस प्रतिबिंब को हमारी आंख के समीप लाया जाएगा, दर्शन कोण बढ़ जाएगा और चंद्रमा हमें बड़ा दिखाई देगा। ऐसे ही तो हम तारों का या नक्षत्रों का अध्ययन करते हैं कि खगोलीय दूरदर्शी या दूरबीन के द्वारा, या जो भी यंत्र है, प्रकाशिक उपकरण है, उनका दूरस्थ वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो हमारी आंख के समीप बनाया जाता है, और इससे क्या होता है, दर्शन कोण बड़ा हो जाता है, और दर्शन कोण बड़ा होने के कारण वो वस्तु हमें बड़ी दिखाई देती है। अब बात करते हैं छोटी वस्तुओं का। अति सूक्ष्म वस्तुएं जो हमारी नेत्र से बहुत छोटी दिखाई दे रहे हैं, अर्थात उनका दर्शन कोण हमारी आंख पर बहुत छोटा बन रहा है, तो
उन छोटी वस्तुओं को आंख के समीप भी हम ले आए ना तो उनका दर्शन कोण भी छोटा ही रहेगा। तो फिर क्या किया जाए, ऐसे प्रकाशिक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है कि वो सूक्ष्म वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब बना दें, थोड़ा बड़ा प्रतिबिंब बना दें और वो प्रतिबिंब हमारी आंख के समीप ले आए तो वो प्रतिबिंब हमारी आंख के लिए वस्तु का कार्य करेगा और उनका जो प्रतिबिंब है उनसे हमारी नेत्र पर बना हुआ जो दर्शन कोण है वो बढ़ जाएगा और हमारे वो वस्तु बड़ी दिखाई देने लग जाएगी। तो है ना, तो सूक्ष्मदर्शियों का या दूरदर्शियों का जो सिद्धांत है आपकी समझ में आ गया होगा। और अब मैं सूक्ष्मदर्शी की शुरुआत करता हूं, ठीक है। पहले मैं परिभाषा बताऊंगा, फिर प्रकार बताऊंगा और फिर एक एक करके दोनों सूक्ष्मदर्शियों को आपको विस्तार से समझाऊंगा। तो अब बात करते हैं सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप। तो अति सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित रूप में देखने के लिए, बड़े रूप में देखने के लिए, स्पष्ट रूप में देखने के लिए जिस प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। इनका सिद्धांत क्या है भाई, सिद्धांत जैसे मैंने अभी चर्चा की थी, इनका मूल कार्य क्या है कि सूक्ष्म वस्तुओं का वो प्रतिबिंब बनाएं और उस प्रतिबिंब को हमारे आंख के समीप रखें जिससे उस सूक्ष्म वस्तु का दर्शन कोण बढ़ जाए, अर्थात आभासी रूप में किसी सूक्ष्म वस्तु का दर्शन कोण बढ़ाना ही इनका मुख्य कार्य है और यही इनका सिद्धांत है, ठीक है। और किसी सूक्ष्मदर्शी की क्षमता भी उसी से मापी जाती है कि वो कितना दर्शन कोण बढ़ा सकता है, यही उसकी आवर्धन क्षमता कहलाती है। तो अब मैं बात करूंगा आवर्धन क्षमता की। तो किसी सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, और इसका सूत्र मैं सीधे सीधे लिख देता हूं कि यंत्र द्वारा, अब यंत्र के रूप में हम चाहे दूरदर्शी का प्रयोग कर रहे हैं या सूक्ष्मदर्शी का, सबका कार्य क्या है कि वो वस्तु का दर्शन कोण नेत्र पर बढ़ा दें। तो देखिए, यंत्र द्वारा बने प्रतिबिंब का आंख पर बना दर्शन कोण, कोण कह दीजिए या दर्शन कोण कह दीजिए, दर्शन कोण ही लिख देता हूं, चलिए, दर्शन कोण बटे बिना यंत्र के, बिना उपकरण के वस्तु का आंख पर या नेत्र पर बना कोण। अब ठीक है भाई, एक चीज और आप ध्यान रख लीजिए, यंत्र द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है और उसका आंख पर दर्शन कोण बीटा बन रहा है, और बिना यंत्र के, अर्थात अगर वस्तु को हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखें और उस समय उस वस्तु का आंख पर जो दर्शन कोण बन रहा है उसको एल्फा से हम अगर व्यक्त करें तो आवर्धन जो क्षमता है वो हो जाएगी बीटा अपॉन एल्फा। तो ध्यान रखना भाई, आवर्धन क्षमता मैग्नीफाइंग पावर एम, तो m बराबर होगी बीटा अपॉन एल्फा। अब सूक्ष्मदर्शी की जो मैंने परिभाषा बताई थी कि सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट एवं आवर्धित रूप में देखने के लिए जिस प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी साधारणतया दो प्रकार के होते हैं, एक तो साधारण सूक्ष्मदर्शी भाई, और एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। बात करते हैं साधारण सूक्ष्मदर्शी। तो देखिए, साधारण सूक्ष्मदर्शी सामान्यतः एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है जिसके चारों ओर एक प्लास्टिक का या कोई धात्विक फ्रेम लगा होता है। उस धात्विक फ्रेम में एक हैंडल भी लगा होता है जो वस्तु के ऊपर या नीचे उस उत्तल लेंस को करने के काम में आता है। मैं आपको दिखाई देता हूं ना हाथ कंगन को आरसी क्या, तो देखिए मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे एक साधारण सूक्ष्मदर्शी है। ये क्या है भाई, आपको याद हो गया होगा कि कम फोकस दूरी का ये उत्तल लेंस है,
या जिसको हम अपसारी लेंस कहें, इसके चारों ओर एक धात्विक फ्रेम लगा हुआ है। ये आप देख ही रहे हैं, एक धात्विक फ्रेम है और इस धात्विक फ्रेम में एक हैंडल भी लगा हुआ होता है जो वस्तु के ऊपर या नीचे इसको करने के प्रयुक्त होता है भाई। अब इसकी जो कार्य प्रणाली है वो वास्तव में क्या है, तो देखिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि देखिए मैं इसका वीडियो अलग से और 1 या 2 मिनट का जो बनेगा मैं उसको बना के आपको और दिखा दूंगा। सबसे पहले क्या किया जाता है, जो भी वस्तु है, जैसे ये वस्तु है और मुझे बड़े रूप में देखना है, इसको कैसे करूंगा मैं कि हम जानते हैं कि उत्तल लेंस से जो 6 कंडीशंस बनती है उसमें एक कंडीशन ही केवल होती है कि जब वस्तु लेंस के प्रकाश केंद्र और मुख्य फोकस के बीच होती है तभी उसका आभासी और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। सीधा तभी बनता है नहीं, अधिकतर केसों में या सभी और शेष 5 केसों में वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब तो बनता है लेकिन वो उल्टा भी होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, जिस वस्तु को हमें आवर्धित रूप में देखना है, सीधे रूप में देखना है, उसको कहाँ लाया जाएगा, इसके प्रकाश केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में लाया जाएगा। इसके लिए वस्तु के ऊपर या नीचे इसको इस तरह से किया जाता है और जहां वस्तु सीधी और बड़े रूप में हमें दिखाई दे हम उससे देख लेते हैं। इसका प्रयोग सामान्यतः आपने देखा होगा जो घड़ी साज हैं, घड़ी साज देखें, जो घड़ी के मैकेनिक होते हैं, क्योंकि घड़ी के कलपुर्जे बहुत सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो अपनी आंख पर वो लगा लेते हैं। कारपेंटर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा चिप बनाने का कार्य, रेडियो टीवी बनाने का जो कार्य करते हैं, या हस्तरेखाओं को जो देखते हैं, जैसे ये मेरी हस्तरेखा अभी तो कर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, जैसे इसको ऐसे देखूँ मैं तो ये काफ़ी बड़ी दिखाई देने लग जाती है, इससे बहुत बड़ा प्रतिबिंब बन जाता है। जैसे आप इतनी दूर से तो खैर कैमरा नहीं दिखा पा रहा होगा, तो देखिए जैसे हस्तरेखा है, इसको मैं बड़े रूप में दिखाना चाहूँ तो नहीं दिखेगा, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा खैर इसका। तो इसको ऊपर नीचे करके हम स्पष्ट और आवर्धित रूप में वस्तु का प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो देखिए जैसा मैंने बताया, लेंस के हैंडल को ऊपर या नीचे करके वस्तु को कहाँ लाया जाता है, लेंस के प्रकाश केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में लाया जाता है। उससे वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। इसका मैं चित्र आपको बना देता हूं। तो देखिए ये उत्तल लेंस है, अर्थात आप ये मत सोचना कि सर उत्तल लेंस कहाँ से, अरे जो साधारण सूक्ष्मदर्शी है वो एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस तो है ही। तो देखिए सबसे पहले साधारण जो सूक्ष्मदर्शी है उसको हैंडल की सहायता से इस तरह से संबंधित किया जाता है भाई। ये इसका देखिए मैं ये लेंस L मान लेता हूँ और ये मुख्य अक्ष हुआ भाई, ये इसका प्रकाश केंद्र हुआ। अब सबसे पहले मैं क्या मानता हूँ, ये इसका F1 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस पृष्ठ के लिए हो सकता है दोनों पृष्ठ अलग अलग हों, और ये 2F1। इसी तरह ये F2 मान लेता हूँ भाई और ये 2F2। अब वस्तु को कहाँ लाया जाता है भाई, लेंस के प्रकाश केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में यहाँ लाया जाता है। तो वस्तु जैसे AB है, अब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा भाई, इसके लिए देखिए वस्तु बिल्कुल सीधी बनानी है आपको, बिल्कुल अपवर्ड एकदम से। इसका प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए एक किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। हम जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से, देखिए F से गुजरेगी, इस तरह से गुजर जाएगी। और दूसरी प्रकाश किरण कहाँ आपतित होगी भाई, लेंस के प्रकाश केंद्र, और लेंस के प्रकाश केंद्र पर आपतित प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। अब देखिए इस चित्र से आपको स्पष्ट है कि इधर की दिशा में तो ये कन्वर्ज होंगी नहीं होने वाली ना कहीं केंद्रित। तो आप देखिए यहाँ का जो प्रेक्षक है वो क्या देखेगा कि भाई ये कहीं इधर को कन्वर्ज होंगी। तो हम क्या करेंगे, इस प्रकाश किरण को डॉट डॉट करते हुए सीधे सीधे इस तरह से बढ़ाएंगे भाई, बढ़ा दीजिए, और इस प्रकाश किरण को भी डॉट डॉट करके बढ़ाइए। तो ये यहाँ मिली भाई इस जगह पर, तो ये प्रतिबिंब बना A', B'। तो आप देख रहे हैं ये प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है लेकिन आभासी है, वास्तव में नहीं बन रहा है, ये बनता हुआ प्रतीत हो रहा है यहाँ के प्रेक्षक को, क्योंकि इन प्रकाश किरणों को इस दिशा में मैंने बढ़ाया है, तब ये मिलता हुआ या बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। ठीक है भाई, इस तरह से। अब यहाँ ये मैं बना, तो ये प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है लेकिन सीधा है। अब सोचिए कि भाई वस्तु के द्वारा बना कोण क्या था, अल्फा, ये तो अल्फा था, और इसके प्रतिबिंब के द्वारा बना ये क्या है, बीटा, और इसको बीटा मान लेता हूं मैं, ये बीटा है क्योंकि यंत्र के द्वारा बना है, अल्फा नहीं लिखेंगे। अल्फा किस कोण को माना था मैंने, कि बिना यंत्र के वस्तु जब कहां रखी थी, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, तब उस वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण मैंने अल्फा माना था।
और बीटा क्या माना था, यंत्र के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है और उस प्रतिबिंब को कहाँ रखी जाए, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, तब उस प्रतिबिंब का नेत्र पर बना दर्शन कोण क्या मान रहे थे हम, बीटा। तो देखिए ये प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश आभासी और सीधा, उसका जो दर्शन कोण बन रहा है वो यहां हमारी आंख है भाई, उस पर कितना बन रहा है, बीटा कोण बन रहा है। अब सोचिए अगर ये यंत्र नहीं होता तो वस्तु ये ए बी होती, ये वस्तु ए बी होती इस तरह से, ये ए बी वस्तु होती और ए बी वस्तु, और इसको जो न्यूनतम दूरी है ना, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी अर्थात डी पर नेत्र पर जो बना कोण क्या होता, एल्फा, यहां आंख हमारी होती भाई। ठीक है, इस तरह से आप इसको मान लेते हैं। तो अब देखिए इस साधारण सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, तो देखिए m बराबर क्या होगा, बीटा अपॉन एल्फा। यही तो है आवर्धन क्षमता का सूत्र कि यंत्र द्वारा बने प्रतिबिंब का आंख पर बना दर्शन कोण जो बीटा लेते हैं बटे बिना यंत्र के अर्थात केवल वस्तु का स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर जब वो है तो उसका आंख पर बना दर्शन कोण। अब देखिए ये बीटा और एल्फा बहुत छोटे हों तो हम जानते हैं टेन थीटा बराबर थीटा, जानते हैं ना इस सूत्र को, तो कि जब थीटा बहुत छोटा हो अर्थात कोण जब बहुत छोटे हों तो थीटा बराबर टेन थीटा, थीटा बराबर साइन थीटा और कॉस थीटा अप्रोच क्या करता है, एक के लिए। तो अब देखिए एल्फा व बीटा के छोटे मानों के लिए बीटा विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू टेन बीटा तथा एल्फा ऑल्सो इक्वल टू टेन एल्फा। तो आप रख देंगे भाई m बराबर टेन बीटा अपॉन टेन एल्फा, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए हम समीकरण 1 में टेन बीटा और टेन एल्फा के मान निकालेंगे। तो पहले चित्र से आप टेन बीटा का मान निकालिए, दूसरे चित्र से आप टेन एल्फा का मान निकालिए। तो देखिए समकोण त्रिभुज, इसमें आप देखिए, तो अब मैं ये मान के रखता हूं भाई कि जो वस्तु थी ए बी वो कहाँ रखी थी, ओ से x दूरी पर। तो देखिए ये दूरी मैंने x मान ली, ठीक है। और प्रतिबिंब यहां बना था, स्पष्ट प्रतिबिंब कहां बनता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, तो ये d हुई, इसके लिए क्या हुई, d हुई, ये d है कैपिटल D। तो देखिए इसमें आप रखिए टेन बीटा अर्थात समकोण त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ से मैं क्या कह सकता हूं भाई, टेन बीटा बराबर होगा लंब बटे आधार अर्थात ए डैश बी डैश अपॉन आधार क्या है, ओ ए डैश, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए डैश बी डैश अपॉन डी। अब देखिए यहां से हम मुझे टेन एल्फा का मान निकालना है। तो देखिए टेन एल्फा बराबर क्या होगा, टेन एल्फा बराबर होगा लंब बटे आधार अर्थात ए बी बटे डी। अब ये समीकरण 3 और इसको मैं समीकरण 2 नाम दे देता हूं भाई, ये 2 है। तो समीकरण 2 और 3 से मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो m अर्थात आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी भाई, टेन बीटा अर्थात ए डैश बी डैश अपॉन डी भाग टेन एल्फा अर्थात ए बी बटे डी। तो ये हो जाएगा भाई, डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा कि गुणा में ऊपर, तो ये आ जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ये समीकरण 4। अब एक बात सोचिए, आप इस त्रिभुज पर वापस आ जाइए कि जो त्रिभुज है ना बी डैश ए डैश ओ, त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ तथा त्रिभुज ए बी ओ में आप देखिए ये कोण दोनों के 90 है, कोण बी डैश ए डैश ओ बराबर कोण बी ए ओ, दोनों कैसे हैं, समकोण है भाई, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और देखिए बीटा दोनों में कॉमन है अर्थात बी डैश ओ ए डैश, बी डैश ओ ए डैश बराबर बी ओ
ए दोनों में ओवेनिस्ट, दोनों में ओवेनिस्ट है भाई, और ये दोनों में समकोण है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों त्रिभुज अर्थात त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ आइडेंटिकल है त्रिभुज ए बी ओ के, और जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो आप जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो आप देखिए, अब मैं यहां लिख देता हूं, इसलिए मैं क्या कह सकता हूं कि इस त्रिभुज का लंब बटे इस त्रिभुज का लंब अर्थात ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर क्या होगा, इसका आधार क्या होगा, ओ ए डैश बटे इसका आधार ओ ए। तो देखिए अर्थात ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर ओ ए डैश, और ओ ए डैश मैंने क्या मान लिया है भाई, डी बटे ओ ए, और ओ ए मैंने कितना माना है, एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। अब देखिए ये समीकरण हुआ मेरा 5। तो देखिए समीकरण 4 और 5 से, समीकरण 4 व 5 से आप क्या कह सकते हैं कि m अर्थात साधारण सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता है वो किसके बराबर होगी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, और इसका मान कितना है भाई, d अपॉन एक्स, और ये समीकरण 6। ये आपको याद रखना है भाई। d क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, x कहाँ है, जहां वस्तु रखी हुई है। ये पॉज के बाद क्योंकि बोर्ड साफ करना बहुत जरूरी था, तो जो हमने वहां छोड़ा था कि इसकी आवर्धन क्षमता है साधारण सूक्ष्मदर्शी की, वो क्या निकल के आई थी, m बराबर d अपॉन एक्स। ठीक है भाई। अब दो कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन हम मानकर भी चल रहे थे कि प्रतिबिंब कहां बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो नंबर 1, यदि जो प्रतिबिंब है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तब क्या होगा। अब देखिए प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम अर्थात प्रतिबिंब की दूरी क्या हो, -d। ठीक है, इधर की साइड को, ठीक है, माइनस एक्स अक्ष की तरफ, और u वस्तु कहां है भाई, -x पर। ठीक है, वस्तु की दूरी को क्या मानेंगे हम, माइनस, क्योंकि वो आपतित किरण के विपरीत दिशा में। तो अब लेंस सूत्र का प्रयोग कीजिए भाई, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, जो लेंस फॉर्मूला है, लेंस सूत्र से इससे निकालिए भाई। तो देखिए क्या होगा, 1/f बराबर 1/-d माइनस 1/-x। इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, 1/f बराबर -1/d प्लस 1/x। अब देखिए मुझे m चाहिए d/x, और d/x यहां मिल नहीं रहा है, तो मैं क्या कर देता हूं कि प्रत्येक पद में d का गुणा कर देता हूं। तो प्रत्येक पद में d का गुणा करने पर क्या हो जाएगा, d/f बराबर -d/d प्लस d/x। तो इससे क्या हो जाएगा भाई, d/f बराबर -1 प्लस d/x। अब आप सोचिए d/x के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं भाई। तो देखिए d/f बराबर -1 प्लस d/x, और d/x के बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, m, और मुझे m का ही मान चाहिए। ठीक है, तो m बराबर अर्थात इस स्थिति में साधारण सूक्ष्मदर्शी की या सरल सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता हो जाएगी, -1 को इधर भेज दीजिए, 1 प्लस d/f। ये सूत्र बहुत ज्यादा काम में आता है। ये कब आवर्धन क्षमता है भाई, जब प्रतिबिंब कहां बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। यहाँ d स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, जो स्वस्थ व्यक्ति के लिए आप जानते हैं 25 सेंटीमीटर होता है। f क्या है, उस साधारण सूक्ष्मदर्शी की फोकस दूरी है, और 1 तो 1 है। अब देखिए अगली कंडीशन क्या हो सकती है,
कंडीशन नंबर 2 कि यदि प्रतिबिंब अनंत पर बने, अनंत पर प्राप्त हो, तब देखिए v बराबर क्या रखेंगे हम, अनंत, और u बराबर तो वही माइनस एक्स, क्योंकि वस्तु तो x पर रखी हुई है। तो अब रख दीजिए। अब लेंस फॉर्मूला से अब फिर दोबारा से क्या लिखेंगे, 1/f बराबर 1/v के स्थान पर अनंत माइनस 1/-x, इसका मतलब 1/x, और 1/अनंत आप जानते ही हैं क्या होता है, 0। तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/x। अब देखिए मुझे क्या चाहिए, वही d/x, और d/x कब मिलेगा मुझे, जब प्रत्येक पद में मैं d का गुणा कर दूंगा। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, यहां लिख देता हूं भाई, ये निकल के आया भाई d/f बराबर d/x, और d/x क्या है, m, इसका मतलब m बराबर d/f। ये अगला समीकरण। तो ये दो आवर्धन क्षमता के सूत्र हमें मिले कि जब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा हो, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, तो उस समय आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या है, 1 + d/f, और जब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा हो, अनंत पर बन रहा हो, तब साधारण सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र d/f होता है। इनको आप अच्छी तरह से याद कर लें। अब मैं इससे संबंधित एक या दो न्यूमेरिकल करके आपको दिखाता हूं। देखिए एक साधारण सूक्ष्मदर्शी +40 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का बना है। इसकी अधिकतम आवर्धन क्षमता हमें ज्ञात करनी है। तो इसमें क्या दिया गया है कि लेंस की क्षमता दी गई है। तो देखिए दिया है इसकी पावर कितनी है, +40 डायोप्टर। अब हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, 1/f। ठीक है, इसका मतलब मुझे फोकस दूरी ज्ञात करनी हो तो कैसे लिख सकता हूं भाई, f बराबर 1/p, अर्थात 1/40 इतने मीटर। ठीक है, और अगर मैं इसको सेंटीमीटर में व्यक्त करना चाहूं तो कैसे व्यक्त कर, तो f बराबर 100/40 बराबर 2.5 सेंटीमीटर। ये इस लेंस की फोकस दूरी आ गई। मैंने पहले ही बताया था ना कि जो साधारण सूक्ष्मदर्शी है बहुत ही कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होता है। ठीक है, तो देखिए फोकस दूरी उसकी प्लस में आ गई, इससे भी पता लग गया उत्तल लेंस है और बहुत कम है। अब देखिए स्पष्ट दृष्टि की जब न्यूनतम दूरी पर वस्तु रखी हो तो उस समय उसकी आवर्धन क्षमता का जो सूत्र है वो क्या है भाई, 1 + d/f। यहाँ d का मान आप जानते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है जिसका मान 25 सेंटीमीटर होता है, इसलिए m बराबर 1 + 25/f। इसकी फोकस दूरी कितनी है, 2.5। तो देखिए m बराबर क्या हो जाएगा, 1 + ये कितना हो जाएगा 10, इसका मतलब m बराबर 11। तो उसकी जो आवर्धन क्षमता है वो कितनी हो जाएगी, 11, अर्थात वो किसी वस्तु को 11 गुना अधिक बड़ा करके दिखा सकता है, अर्थात उसका जो दर्शन कोण है वो 11 गुना अधिक बड़ा कर सकता है। आप ये मत कहना सर इसका मात्रक क्या है, अरे ये भी दूरी सेंटीमीटर में, ये दूरी भी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगी, इसका मतलब आवर्धन क्षमता मात्रकहीन है। देखिए मेरे हाथ में ये साधारण सूक्ष्मदर्शी है, इसमें ये कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस है। अब देखिए उत्तल लेंस की पहचान भी आप जानते हैं कि ये बीच में से मोटा होता है और किनारों से पतला है। आप देखिए ये बीच में से काफ़ी मोटाई लिए हुए और किनारों की तरफ आते हैं तो वो पतला हो जाता है। आप जैसे उंगलियों पर ध्यान रखिए, देखिए मेरी दोनों उंगलियों में इतना गैप है और जैसे ही मैं किनारों की तरफ आ रहा हूँ गैप कम होता जा रहा है। ठीक है, तो बीच में से मोटा किनारों से पतला, इसका मतलब ये उत्तल लेंस है। अब देखते हैं इस उत्तल लेंस के चारों ओर आप जैसा देख रहे हैं एक स्टील का फ्रेम लगा हुआ है। जैसे मैंने पहले बताया था कि इसके चारों ओर प्लास्टिक या किसी धात्विक पदार्थ का फ्रेम बना हुआ होता है जिसमें एक हैंडल लगा होता है। अब हैंडल का उपयोग हम वस्तु के ऊपर इस लेंस को लाते हैं। भाई इसका मतलब वस्तु हमें कहाँ रखनी पड़ती है, इस लेंस के प्रकाश केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। तो हम वस्तु को स्थिर रखते हैं और लेंस को आगे पीछे करके उस वस्तु को कहाँ लाते हैं, लेंस के प्रकाश केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। अब देखिए क्योंकि कैमरे का लेंस भी एक अलग लेंस है और ये भी लेंस है, तो ये दोनों की फोकस दूरियां संयुक्त हो जाती हैं जब रिकॉर्ड करते हैं। तो रिकॉर्ड करते समय कुछ अलग दिखता है, वास्तव में जब मैं इसको देख रहा हूं तो कुछ और दिख रहा है। तो देखिए जैसे मैं अब इस पर, जैसे आप
अब केवल कैमरे के लेंस से देख रहे हैं, ठीक है। आपको सभी अक्षर छोटे दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए मैं इस साधारण सूक्ष्मदर्शी को लेके आ रहा हूं, तो अब देखिए कुछ अक्षर आपको काफ़ी बड़े दिखाई दे रहे होंगे। जैसे देखिए ऊपर नीचे करने पर आपको दिख रहा होगा। तो हम ऐसी पोजीशन में लाते हैं जिस वस्तु को स्पष्ट रूप में हमें देखना होता है कि उसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त हो जाए। जैसे मेरे लिए ये सबसे परफेक्ट है। जैसे आप 4/3 देख पा रहे होंगे इसमें। अब देखिए लेंस से रिकॉर्डिंग करते समय वो स्पष्ट नहीं दिख रहा है 4/3, जबकि मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो डबल रिफ्रैक्शन हो रहा है इसमें, इस कारण से। तो देख, अब जब स्वयं इसको आप प्रयोग करेंगे तब आपके समझ में आ जाएगा। इसका अधिकतर प्रयोग घड़ी साज व्यक्ति भी करते हैं, क्योंकि घड़ी के कलपुर्जे काफ़ी छोटे होते हैं। इसके अलावा हस्तरेखाओं को देखने वाले ज्योतिषी महोदय भी इसका प्रयोग करते हैं, और जो हीरा कटाई वाले या जो मणि माणिक की कटाई करते हैं, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म और बहुत महंगे होते हैं, इसलिए उनके कोणों को देखने के लिए इस साधारण सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है।